नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो देहरादून पहुंची है एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया है। सीएम धामी समेत तमाम दिग्गजों ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर देहरादून का दौरा किया और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की। द्रौपदी मुर्मू का दून दौरा है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर जो तमाम नेता हैं उन्होंने स्वागत किया। सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी मौजूद रहे। तो देहरादून के दौरे पर पहुंची है एनडीए के उम्मीदवार और जॉली ग्रांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उनका स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर देहरादून का दौरा है द्रौपदी मुर्मू का। तो ये तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। सीएम धामी के साथ जो तमाम दिग्गज हैं वो आज रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और आज देहरादून के दौरे पर रहेंगी। दिन भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं और कुछ ही देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुंची, जहां पर भव्य स्वागत उनका किया गया सीएम धामी की तरफ से। तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहे और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर देहरादून दौरा है द्रौपदी मुर्मू का। तो ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंची थी देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर और इस दौरान स्वागत किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तमाम दिग्गज है वो भी इस दौरान मौजूद रहे और एयरपोर्ट पर भव्य तैयारी की गई थी। पारंपरिक तरीके से पहाड़ी अंदाज में द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं लोक नृत्य के साथ तमाम जो रंगारंग कार्यक्रम थे वो आयोजित किए गए थे और ये भव्य तैयारी उनके कार्यक्रम को लेकर की गई थी। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम धामी ने स्वागत किया। दूसरी तस्वीर में भाजपा के तमाम दिग्गज भी इस दौरान मौजूद थे। और वहीं देहरादून एयरपोर्ट के बाद एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सीधे शहीद स्मारक पहुंची। यहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जहां उनका राज्य आंदोलनकारियों ने स्वागत भी किया। उनके साथ यहां सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कई कैबिनेट मंत्री, तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहली बार कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीद स्मारक पर पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू। महिला का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे शहीदों को याद किया, यहाँ पे आकर के अपनी पुष्पांजलि उनको चढ़ाई और निश्चित रूप से एक महिला है, उसके अंदर एक ममत्व है, ममता है, इसीलिए उसका स्थान वैसे भी सर्वोच्च है। हमें बड़ी खुशी है कि एक महिला जो है हमारे देश की राष्ट्रपति बनेंगी और उन्होंने जो है हमारे शहीद स्थल में उत्तराखंड में यहाँ पर जो है अपने चरण भला अपने कदम रखे, तो इसलिए हमारा भी उनके लिए जो है शुभकामनाएं और आशीर्वाद है और वो बने। निश्चित रूप में आज जिस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार और मातृशक्ति हमारे लिए वो इसलिए गौरव हो जाता है कि इस राज्य आंदोलन में मातृशक्ति का सबसे बड़ा योगदान था और आज जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी इस भावना के अनुरूप तमाम लोग इस चीज़ से जो है अपना इसको आत्मसात करेंगे और साथ ही जिन लोगों के लिए वो यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं उन परिवारों से लेके तमाम उस आखिरी अंतिम छोर का जो आंदोलनकारी है उसके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, इस स्टेट के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दौरे पर है। आज वो हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जगत गुरु आश्रम में स्वामी राज राजेश्वरम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हरिद्वार आज वो पहुंचे। जगत गुरु आश्रम से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तमाम जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की। स्वामी राज राजेश्वरम से भी उन्होंने मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। और चलिए अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है और अब से कुछ ही देर में भाजपा की अहम बैठक होने वाली है। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में इस बैठक को होना है। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी मोर्चों के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर 2 बजे भाजपा मुख्यालय में होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय भी शामिल होंगे।
तो अब से कुछ ही देर में भाजपा की ये बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे बैठक का समय है, जिसमें तमाम जो भाजपा के लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। भाजपा मुख्यालय में इस बैठक को होना है। तमाम प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी के लिए और किस तरीके से प्रदेश में काम चल रहे हैं, उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है बैठक में। और कुछ ही देर में ये बैठक होने वाली है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की बड़ी खबर। आपको बता दें कि राष्ट्रपति निर्वाचन के मतदान की तारीख तय हो गई है और 18 जुलाई को विधानसभा भवन में मतदान होगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। 18 जुलाई को विधानसभा भवन में मतदान होगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और चलिए बैठक के लिए मौजूद थी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। क्या कुछ हुआ बैठक में, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर, तमाम जानकारी देने के लिए संवाददाता पंकज राणा इस वक्त सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं। पंकज, द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर रही, बैठक में भी वो शामिल हुई। बैठक से क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कुछ जानकारी? और देखिए, अभी सेफ हाउस में ये बैठक चल रही है। इसमें भाजपा के सभी विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि 18 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले ये एक तरह से अपने लिए वोट करने की वो अपील करने आई हैं। जिनको जो अधिकृत विधायक होंगे, जिनको वोट का अधिकार होगा, वो अब 18 तारीख को मतदान करेंगे। ये पूरी तरह से एक रणनीति का पार्ट भी है, क्योंकि 47 विधायक भाजपा के हैं, 5 लोकसभा सांसद हैं और 3 राज्यसभा सांसद हैं। उसके अलावा 2 बसपा के विधायक भी हैं और 2 निर्दलीय विधायक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में देखते हुए ये एक बड़ा सा मैसेज होगा कि किस तरह से जो निर्दलीय और बसपा के विधायक हैं किधर जाते हैं, उनका क्या अधिकार होता है वोट डालने का। तो ये तमाम चीजें इस बैठक में डिस्कस की जा रही हैं। अभी फिलहाल सेफ हाउस में बैठक चल रही है। उसके बाद वो सीधे यहाँ से जोलीग्रांट एयरपोर्ट निकलेंगी और माना जा रहा है कि अब से ठीक 10 से 15 मिनट बाद यहाँ से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पे निकल जाएंगी। उसके बाद सीधे यहाँ से वो बंगाल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहा सकता है कि एक जिस तरह से वो चुनावों से पहले पूरे देश भर में भ्रमण कर रही है सभी राज्यों का, उसी का हिस्सा उत्तराखंड में भी रहा है। द्रौपदी मुर्मू आज यहाँ आई हैं और बड़ी बात ये रही कि राज्य आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन किया है। शहीद स्मारक गई वो, उन्होंने सभी राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए थे लोग, उनको नमन किया है, उनको श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद वो सेफ हाउस में मीटिंग में गई हैं। वहाँ पर भाजपा के तमाम विधायक मौजूद हैं और सांसद मौजूद हैं। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी वहीं मौजूद हैं। तो बैठक अभी चल रही है। बैठक में किस तरह की रणनीति बनती है चुनावों को लेकर, ये कुछ देर बाद ब्रीफ करके पता लग पाएगा। फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरह से वो अपील करने के लिए अपने पक्ष में यहाँ पर पहुंची है। चलिए, बिल्कुल लगातार पंकज नजर बनाए रखिएगा आप खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए उत्तराखंड की और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे दिल्ली से, जहां नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का आज लोकार्पण होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद हैं खुद। और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम भगवान जानकारी से लेकर आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। इसका मंदिर बड़ा बढ़िया बात बताया आपने। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। मैंने उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है तो आप लोगों ने समय पे काम किया है सर। हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया सर। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं। मेहनत रंग लाएगी।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे। जो तमाम लोग हैं निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग, उनसे बातचीत करते हुए और किस तरीके से निर्माण हुआ उसके बारे में जानकारी भी उन्होंने ली। साथ ही देखिए कोरोना को लेकर भी बात की, वैक्सीनेशन सबका हो गया, इसके बारे में जानकारी ली और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का ये उद्घाटन आज हुआ। प्रधानमंत्री इस मौके पर मौजूद रहे और उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी आप देख सकते हैं। तो नए अशोक स्तंभ का अनावरण आज हुआ है। इस मौके पर आप देखिए ओम बिरला के साथ जो तमाम मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे। पूजा पाठ के साथ, पूजा अर्चना के साथ आज इसका अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कुछ देर पहले आपने सुना भी, जो निर्माण कार्य से जुड़े लोग थे उनसे भी बातचीत की, उनसे जाना क्या एक्सपीरियंस उनका रहा और किस तरीके से काम हुआ, कोई तकलीफ उनको नहीं हुई, ये तमाम बातों के बारे में जानकारी भी उन्होंने ली और पूजा पाठ करते हुए इसकी शुरुआत आज की। तो अनावरण आज हुआ है नए अशोक स्तंभ का, नए संसद भवन के अशोक स्तंभ का ये अनावरण हुआ है। तो ये बड़ी खबर भी आप देख रहे हैं। अनावरण के बाद लोगों से पीएम मोदी ने बात भी की। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब अनावरण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आज पूरे रीति रिवाज यानी कि पूजा पाठ के साथ आज नए अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की और खबरों की और हरिद्वार आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी होते ही राजनीतिक पार्टियां चुनाव के लिए जुट चुकी है। अगस्त महीने में हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो सकते हैं और इसे लेकर बसपा प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम अन्य पदाधिकारियों ने पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की है। तो पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं विपक्ष। लेकिन हरिद्वार जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जिला पंचायत में सरकार रही है और वो इतिहास अब की बार और बहुत मजबूत तरीके से दोहराने का काम होगा, दोहराया जाएगा। जब यहाँ पर चुनाव हुए हैं तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही बहुत मजबूत स्थिति में रही है और इस बार भी आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य भी जीतेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। और चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। तो पौड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि निर्माणाधीन ल्वाली झील पर विधायक ने सवाल उठाए हैं। पौड़ी विधायक राजकुमार ने सीएम धामी से इसकी जांच की मांग की है। निर्माण पर खर्च बजट की गहनता से जांच हो, जांच के बाद ही बाकी निर्माण के लिए बजट मिले। तो ये विधायक राजकुमार का कहना है जिन्होंने इस निर्माण पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्माणाधीन ल्वाली झील पर विधायक ने तमाम सवाल उठाए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी से इसकी जांच की मांग की है। पौड़ी से विधायक है राजकुमार। चाहता हूं कि पूर्व में जो काम पूरा नहीं हुआ है, जो पिछला पैसा आया था, जो बॉन्ड हुआ होगा, सरकार के साथ अनुबंध हुआ होगा, टेंडर पड़ा उसका, जिस अधिकारी ने वो टेंडर किया, जिस रेट पे किया गया, तो पूरा क्यों नहीं हुआ समय के अंतर्गत। कार्यदायी जो संस्था होती है उसके ऊपर वास्तव में जांच होनी चाहिए कि भाई ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ है। ल्वाली झील पे 5 कंक्रीट के वियर बनाए जाने थे जो लगभग पूरे हो गए हैं और लगभग 700 मीटर रोड का निर्माण किया जाना था जो रोड कटिंग पूरी हो गई है। तो इस तरह हम अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग 80% कार्य हमारा पूर्ण हो गया है। इसकी 6 करोड़ 92 लाख की योजना स्वीकृत थी, लेकिन स्वीकृत धनराशि के अंदर ये काम नहीं हो पाया। तो इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट 11 करोड़ 90 लाख का शासन को भेजा गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें आपको, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। हल्द्वानी में तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। पहली बारिश में हल्द्वानी नगर निगम की पोल खुल गई थी। शहर में जल भराव से जनता को काफी दिक्कत हुई थी और एक दिन बाद हल्द्वानी में फिर से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने तापमान में गिरावट हो गई है। गर्मी से जनता को जरूर राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से कि तमाम तैयारियां की गई है, लेकिन वो दावों की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। हालांकि एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो हल्द्वानी में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मानसून की शुरुआत के साथ ही कई जगहों पर जो बारिश है उसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। अगर हल्द्वानी की बात की जाए तो पहली बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई थी। पहली बारिश में जो शहर था वो पानी पानी हो गया था, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए प्रदेश की कि किस तरीके से बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है।
पौड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश का दौर शुरू हो गया है। गर्मी से हालांकि लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं। इधर दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश की वजह से जो जलस्तर है वो भी नदियों का बढ़ गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि आज कई जगह मौसम साफ होने की वजह से राहत जरूर है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि कल यानी कि 12 और फिर 13 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में कल बारिश होगी। वहीं कुमाऊं की बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर में 13 जुलाई को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 13 और 14 जुलाई को लेकर कल गढ़वाल क्षेत्र के कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है और 13 जुलाई को कुमाऊं के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अचानक से यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। इस बरसात के सीजन में यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम के पास से यमुना के रौद्र रूप की ये पहली तस्वीर है। हालांकि किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यमुनोत्री से एक तीर्थ पुरोहित ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि यमुना का वेग यमुनोत्री धाम में बहुत बढ़ गया है, जिससे तीर्थ पुरोहित और सभी यात्रियों में डर का माहौल बन गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यमुना का रौद्र रूप। और मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर भी देखने को मिल रहा है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर है। इसका अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे लोग दहशत में हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, विकासनगर की ये तस्वीर है। यहाँ भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से तहसील से गांव का संपर्क टूट गया है। यही आलम कर्णप्रयाग का भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। जोशीमठ की चौथी तस्वीर है। भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है, जिससे खोलने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों की जान भी अब आफत में पड़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं तो दरकते पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। कहीं नदियों में सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे सहमे हैं। तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां उफनता हुआ ये नाला यहाँ रह रहे लोगों के लिए खतरे का सबब बन चुका है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इस नाले का बहाव इतना तेज है कि पुल पार करने के लिए खड़े ये लोग डर की वजह से दूसरी तरफ नहीं जा रहे। और अगर इसका बहाव कम नहीं हुआ तो यहाँ रहने वाले लोगों को मजबूरी में घरों को छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में लामबगढ़ नाला भी उफान पर है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके वाहन घंटों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जिनको ज्यादा जल्दी है वो जान जोखिम में डालकर भी अपनी गाड़ियों को तेज बहाव के बीच से निकालने में जुटे हैं। कुल मिलाकर इस समय लामबगढ़ नाला बद्रीनाथ यात्रा के लिए नासूर बन चुका है। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा के पास बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गईं। आसमानी आफत का कहर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला, जहां कॉन्वेंट रोड पर बड़ी मजार के पास बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ बीच रोड पर ही गिर गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं। साथ ही कई बिजली के खंभे भी यहां उखड़ गए, जिससे कई घंटों तक यहां रोड यातायात बाधित रहा। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच देश के कोने कोने से 4 धाम आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कहीं भूस्खलन की वजह से यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हैं तो कहीं सैलाब के बीच यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आफत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आम लोगों को खुद एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए फिर से खोल दी गई है। दरअसल बारिश से हुए भूस्खलन के चलते 2 जगह रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी को बंद कर दिया था। अब पैदल मार्ग का फिर से निर्माण होने के बाद पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार करने पहुंचे। एक बार फिर से पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी को खोल दिया गया है। भूस्खलन के चलते जो मार्ग था वो बाधित हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू कर दिया है और अब जो पर्यटक है वो भी फूलों की घाटी पहुंचने लगे हैं। तो भूस्खलन के चलते पैदल मार्ग 2 जगह से बाधित हो गया था, जिसके कारण प्रशासन लगातार लगा हुआ था और एक बार फिर से रास्ते को खोल दिया। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां 2 युवकों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। प्रतिबंधित इलाके में दोनों युवक शराब पी रहे थे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाया। शराब के नशे में युवकों ने जमकर बवाल भी काटा। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस से भी उलझते हुए ये दोनों शराबी नजर आए। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये लोग शराब पी रहे थे, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस दोनों युवकों को पकड़ लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।